अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है फॉर एग्जांपल अप्रैल में, तो आप अप्रैल में मई में दोबारा अप्लाई नहीं करें, एटलीस्ट 2 से 3 महीने के बाद अप्लाई करें ताकि थोड़ा सा गैप हो जाए। और उस 2 से 3 महीने के अंदर आप कुछ ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बना लें, कहीं कहीं चले जाएं टूर पे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जो है वो अप्लाई करने के बाद बैठे हुए हैं, फिर आपने इंतज़ार किया कि यूएसए का जो है मैं दोबारा अप्लाई करूँगा, और उस दौरान जो गैप आ रहा है बीच में, उसमें कोई आप एक आध कंट्री का ट्रैवल बना लें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, ताकि जब आप दोबारा से वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएं तो फिर आप ये बता सकें कि आपने मुझे रिजेक्ट किया था और अब मैं जो है वो यहाँ घूम के आया हूँ, अब मुझे वापस यूएसए घूमना है। इस तरीके से जो है वो वीज़ा ऑफिसर को भी पता चलेगा कि यार ये बंदा जेन्युइन है, टूरिस्ट बंदा है, इसको घूमने जाना है, तो मैं इसको वीज़ा इशू कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। आज मैं आपको बताऊंगा, आज का हमारा थंबनेल आपने देख लिया होगा, अमेरिका के वीज़ा के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। यूएसए का B1 B2 विजिट वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे, जो कि 5 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा होता है। जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट होने के बाद कौन कौन सी गलतियां, जब आप दोबारा री अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा को, तो कौन कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी री अप्लाई करते वक्त। साथ ही साथ में रिजेक्ट होने के बाद जो आप जब री अप्लाई कर रहे होते हैं, तो DS-160 का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि जो प्रीवियस आप फॉर्म फिल कर चुके होते हैं, समझ लें आपने 1 साल पहले अप्लाई किया था, 1 साल बाद दोबारा आपने अप्लाई किया हुआ है, उसमें आपको क्या क्या फॉर्म में चीज़ें अपडेट करनी होती हैं, या फॉर्म में आप क्या मिस्टेक करते हैं। इसी के साथ जो आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं उसमें कौन सी मिस्टेक होती है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है, ये तमाम तरह चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सबसे नंबर 1 पॉइंट जो है वो DS-160 फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, आप पहले वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के बाद जब आप री अप्लाई करते हैं, तो ये मेक श्योर क्या करें, ये लाजमी आप क्या करें कि पहले जो आपने DS-160 फॉर्म जब आपने पहली दफ़ा फिल किया हुआ है, उसका आपके पास रिकॉर्ड तमाम तरह मौजूद होना चाहिए। यानी कि जब आप अब DS-160 फॉर्म फिल करेंगे तो वो दोनों मैच होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसमें आपने कुछ और डिटेल डाली हुई है, अब जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें, अच्छा, उसमें तकरीबन 70% चीज़ें तो आप लोग सेम ही लिखते हैं, क्योंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ या फैमिली की डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। जो चीज़ें चेंज होती हैं वो क्या होती है कि पहले आपने फॉर एग्जाम्पल अप्लाई किया हुआ है वीज़ा, आपने उसमें 2 लाख रुपए सैलरी डिफाइन की है। अब आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने जो है वो 3 लाख रुपए जो है वो सैलरी डिफाइन कर दी है। तो वो 3 लाख रुपए को आपको जस्टिफाई करना है कि आप, अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन डाली हुई है कि आप पहले सेल्स मैनेजर थे और अभी आप जो है ऑपरेशन मैनेजर बन गए, तो वो आपको डिफाइन करना होता है फॉर्म के अंदर। तो ये चेंजेस जो होती हैं ये आपने देखनी है कि पहले वाले फॉर्म ने आपने क्या एंट्री की हुई है और अब वाले फॉर्म में आप क्या एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो है ना वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालनी है कि पहले आप कुछ और बता रहे हैं और अब कुछ और बता रहे हैं। इसी के साथ अगर आपका मेन जो इस वक्त मैं बात करूँ ट्रैवल प्लान का, कि अगर आपने बताया हुआ है कि मैं मियामी बीच में जा रहा हूँ, या मैं जो है वो यूएसए में जो है वो मैं ह्यूस्टन में जाऊँगा, या मैं जो है वो न्यूयॉर्क में जाऊँगा, टाइम स्क्वायर पर जाऊँगा, तो वो पहले आपने ये सारी डिटेल आपने डाल दी विजिट के हवाले से। अब जब आप अप्लाई करते हैं तो आप उसमें जगहें चेंज कर देते हैं, या आप उसमें अपना ट्रैवल प्लान ही चेंज कर देते हैं। तो ऐसा ना क्या करें, क्योंकि जो यूएस वीज़ा ऑफिसर होता है वो यही चीज़ें देख रहा होता है कि जब पहली दफ़ा आपने बात की थी कि आपने बताया मैं यहाँ जाऊँगा, अब आपने अपनी जगहें चेंज कर दी हैं या आपने अब डेस्टिनेशन ही चेंज कर दी है, आपका प्लान चेंज हो गया। तो प्लान को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स प्लान नहीं होता कि मेरा प्लान यही है कि मैं यहाँ जाऊँगा, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट उससे मिलता जुलता या उससे सेम रखना लाजमी हो जाता है कि आप वीज़ा ऑफिसर को ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, क्योंकि उनके पास देखें सारा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चल रहा होता है। उनके पास AI सिस्टम होता है कि वो आपका नाम वगैरह डालेंगे तो आपका पुराना सारा जो है वो बैकग्राउंड का जो रिकॉर्ड होता है वो उनके सिस्टम में आ जाता है। उनको पता चल जाता है कि आपने पहले फॉर्म क्या फिल किया था, पहले आपने क्या चीज़ें बताई थी, अब आपने क्या चीज़ें बताई हैं। तो उनके पास इतना हार्ड रिकॉर्ड होता है कि वो हर चीज़ आपका वो चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू की जो मिस्टेक्स होती हैं, पहली दफ़ा अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, देखिए मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ था, 3rd टाइम में मुझे वीज़ा मिला था। तो इंटरव्यू में जो है वो मिस्टेक हम ये करते हैं कि आप जब वीज़ा ऑफिसर से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो आप जज करें कि कौन से पॉइंट पे जो है वो वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है या मिसकम्युनिकेशन हो रही है, जिस वजह से वो आपको डिनाई करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो ये चीज़ों का ख्याल करें जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, फेस टू फेस आप जब बात कर रहे होते हैं, तो आप वीज़ा ऑफिसर को जज क्या करें कि नेक्स्ट टाइम में वो मिस्टेक्स आप ना दोहराएं।
अब देखें पर्सनल जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है उसको ये चीज़ें पता होती हैं कि मेरे से क्या सवालात किए जा रहे हैं या मुझसे जो है वो क्या पूछा जा रहा है। अगली दफ़ा में फिर आप प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछता है कि आप जो है वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपने बता दिया कि मैंने 15 दिन के लिए जाना है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर मौजूद है, नहीं मौजूद है, आपने बताया कि मेरा रिलेटिव मौजूद नहीं है। अगर तो आपका रिलेटिव मौजूद है, यूएसए में ग्रीन कार्ड होल्डर है या पासपोर्ट होल्डर है, तो आप उनको सच बताएं कि जी मेरा रिलेटिव मौजूद है, क्योंकि देखिए उनके पास रिकॉर्ड होता है, सारा उनके पास हिस्ट्री होती है, इवन कि आपका भी रिकॉर्ड उनके पास होता है। मोस्टली यूएस में जो है वो इंटरव्यू के दौरान कोई डॉक्यूमेंट्स आपके चेक नहीं होते, क्योंकि उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद होता है। जब वो आपका सिस्टम ओपन करते हैं, आपका DS-160 फॉर्म ओपन करते हैं, उनके पास आपका जो है वो पूरा पुराना भी रिकॉर्ड आ जाता है और ये भी पता चलता है कि आप पहले कहाँ गए हुए। ये सारे जो सिस्टम होते हैं कनेक्टिंग होते हैं कि आपकी पहली ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह हर चीज़ उनके सिस्टम में आ रही होती है। तो DS-160 फॉर्म में भी कोई आपने झूठ बात नहीं बोलनी है, कोई जो है वो मिसगाइड बात नहीं बतानी है, प्रॉपर तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है। और एक आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा वो ये कि जब भी आप यूएस का 160 DS-160 फॉर्म फिल करते हैं, फिल करने के बाद आप उसको जो है वो डबल चेक क्या करें और किसी ऑथराइज कंसल्टेंट से या किसी ऑथराइज एजेंट से चेक करवाएं उसको। आप फॉर्म खुद फिल करें, सब चीज़ें खुद करें, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी फॉर्म होता है। लेकिन उसके बाद जो है वो उसका आप डबल चेक करवाएं कि क्या आपने उसको प्रॉपर तरीके से फिल किया है, क्योंकि देखें जो एक्सपर्ट होता है वो मिस्टेक्स को पकड़ सकता है। आप तो फॉर्म फिल करते हैं, आप डिटेल्स डाल देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपर्ट ही जान के बता सकता है, जिसकी फील्ड होती है वही बता सकता है कि आपने आया कि सही फॉर्म फिल किया है या सही फॉर्म फिल नहीं किया है। तो ये चीज़ों का ख्याल किया करें। यूएस का वीज़ा मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी है, किसी को भी मिल सकता है। फ्रेश पासपोर्ट पर भी यूएसए का वीज़ा मिल जाता है और अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री पे भी रिजेक्ट हो जाता है। तो यूएसए का वीज़ा जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपका एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप 2 बार अप्लाई करें, फिर अप्लाई करें, फिर अप्लाई करें, आपको वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। जो लोग मिस्टेक करते हैं, काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।